हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, व्हाट्सअप और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी पर। क्या हालचाल, वेलकम 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। अच्छा, पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या बात करी थी? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में पहली थियोरी किसने दी थी? एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन दादा की एटॉमिक थ्योरी क्या थी और एटॉमिक मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास तक पढ़ लेने के बाद आज के लेक्चर में वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए मेरे साथ में कि ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? चलिए, तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक्चुअली इस दुनिया में एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। देयर आर सेवरल आइसोटोप्स। देयर आर सेवरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, आइसोटोप्स का मतलब मैं आपको अभी वैसे तो बता रहा हूं। वैसे तो टेक्निकली अभी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आप लोगों को मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आइसोटोप का मतलब पता नहीं होगा या आप लोगों को मैं जो पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं, टेंशन मतलब आइसोटोप का मतलब समझ में आ जाएगा। आइसोटोप्स का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, that have same atomic number, यानी in short which belongs to the same element, which belongs to the same element, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे इस चीज का अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर मेरे पास में कार्बन नाम का एलिमेंट है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन इस कार्बन का मास 12 है। तो यहां पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली कि यहां पर आप लोग ऊपर की तरफ, यहां पर यू विल मेंशन द मास। यहां पर आप एटम का मास मेंशन करते हो एंड यहां पर आप लोग आपके एटम का एटॉमिक नंबर मेंशन करते हो। तो ऊपर मास आ गया, नीचे नंबर आ गया। उसके अलावा इस दुनिया में कार्बन का एक और आइसोटोप अवेलेबल होता है जिसका मास 13 होता है, और एक और कार्बन अवेलेबल होता है जिसका मास 14 होता है। तो अब आप खुद देखो कि एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब तीनों एटम कार्बन के ही हैं, तीनों कार्बन के एटम है, लेकिन एक कार्बन का मास 12 है, एक कार्बन का मास 13 है और एक कार्बन का मास 14 है। यानी आप लोगों के सेम एलिमेंट के मास डिफरेंट है, इन्हें बोला जाता है आइसोटोप्स। अब प्रॉब्लम यह हो गई कि भैया मुझे एक बात बताओ, है तो तीनों कार्बन, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कार्बन का मास 12 होता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का मास 1 है? बल्कि इस दुनिया में हाइड्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका मास भी 1 हो, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन मास 2 होता है, और एक हाइड्रोजन का मास 3 होता है। यानी इस दुनिया में टोटल 3 तरीके के हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक का मास 1 है, एक का मास 2 है, एक का मास 3 है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये भी सब आइसोटोप्स हो गए, है ना। उसके अलावा आप देखो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 मास 35, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मास 37, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मास 14, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मास 15। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मास डिफरेंट होता है। तो सर फिर एटॉमिक मास कैसे निकालें? क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से एक एटम का तो एक ही मास होना चाहिए, पर सर यहां पर तो आप खुद बता रहे हो कि एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है।
मतलब एलिमेंट सेम है, यानी ये दोनों एटम क्लोरीन के ही हैं। सर ऐसा कैसे? देखो बेटा, जब कभी भी आप बात करते हो एटॉमिक नंबर की, जो एटॉमिक नंबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये फिंगरप्रिंट की तरह होता है। एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम फॉर एन एलिमेंट, यानी अगर मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। ये आधार कार्ड नंबर की तरह है, ये तुम्हारे पैन कार्ड की तरह है, ये तुम्हारे वोटर आईडी की तरह है, जो तुम्हारा खुद का एक पर्सनल है। आपके आधार कार्ड का नंबर आपको इस दुनिया में किसी और के पास नहीं मिलेगा, आपके जैसा फिंगरप्रिंट इस दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलेगा। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब आप क्लोरीन हो, लेकिन मास डिफरेंट हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसी सिचुएशन में आप मास कैसे निकालोगे? तो इस वजह से यहां पर क्या किया जाता है, सो देयरफॉर हम लोग कभी भी एटॉमिक मास ना निकालते हुए हम लोग यहां पर हमेशा एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोटोप्स। आपके जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, आपके जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, ये सब उसका एवरेज होता है। तो अब हम लोग यहां पर इसका पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास उसका प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास एंड सो ऑन। मतलब कि आपके एक एटम के जितने आइसोटोप्स हो, जैसे यहां पर आप देखो क्लोरीन और नाइट्रोजन के दो आइसोटोप हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 है, लेकिन कार्बन के 3 है। तो यहां पर हमें ऐसा करना है, हमें इस फॉर्मूले को कंटिन्यू रखना है। पहले आप देख लो कि आपके पास में जो आइसोटोप है उसका मास कितना है। जैसे मान लो मेरे पास में हाइड्रोजन के आइसोटोप का मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय इस दुनिया में उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, मतलब वो इस दुनिया में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है। 50% है, 60% है, भाई हाइड्रोजन 100% होगा। सो डिवाइडेड बाय 100, मतलब कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में 100% होगा। मतलब लेट्स इमेजिन करो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन 100% इस दुनिया में है, ठीक है सर, हमारी अर्थ पर हाइड्रोजन 100% है। अब 100% में से हाइड्रोजन वो वाला जिसका मास 1 है, वो कितना परसेंटेज है? आप बोलोगे सर वो 99.9% है। तो 99.9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दूसरा वाला हाइड्रोजन जिसका मास 2 है, आप बोलोगे सर वो 0.099% है। तो 0.099 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। फिर आइसोटोप हाइड्रोजन का जिसका मास 3 है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन 0.0001 है। तो 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, और आप लोग भी फाइंड करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन having 75% of chlorine with atomic mass 35 and 25% of chlorine having atomic mass 37। करिए जरा इसको सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो फटाफट से, देखिए क्या जवाब निकल कर आता है। देखिए क्या आंसर होगा। तो देखो कैसे किया सर आपने इसको सॉल्व, बहुत सीधा सा लॉजिक है। हमने यहां पर लिखा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ये क्लोरीन जिसका मास 35 है उसका परसेंटेज कंपोजिशन 75 है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस
ये वाला क्लोरीन जिसका मास 37 है उसका परसेंटेज कंपोजिशन 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? समझ में आ रही है? तो इसका सम आएगा 3 5 5 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 35.5। आप ये एक एवरेज में आंसर लिखते हो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात को? क्या आप सब लोगों को ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कीजिए। अब जरा इसका क्वेश्चन बताइए। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ बोरॉन हैविंग एवरेज एटॉमिक मास 10.81 and is found in two isotopes, boron with atomic mass 10 and boron with atomic mass 11। चलो इसको सॉल्व करने की ट्राई मारो। इसको सॉल्व करने की जरा ट्राई करो। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है? तो भैया इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? बोलेंगे लेट से कि ये वाले बोरॉन का परसेंटेज कंपोजिशन है x, ये x% है। सो डेफिनेटली ये वाला जो बोरॉन होगा ये 100 माइनस x% हो जाएगा। राइट? क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? एवरेज एटॉमिक मास आपको यहां पर दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास आपको दे रखा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81 इज इक्वल टू ये वाला बोरॉन जिसका मास 10 है वो मेरे पास में x% है, प्लस ये वाला बोरॉन मेरे पास में 100 माइनस x है जिसका मास 11 है, जिसका मास 11 है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1081, मैंने 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 10x प्लस 1100 माइनस 11x, ये इधर जाएगा तो यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 1100 में से ये गया तो आएगी वैल्यू माइनस 110 में से 1100 में से 1081 गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 919। ओके, तो यहां पर आपको वैल्यू आ जाएगी -19 और यहां वैल्यू हो जाएगी -x। सो देयरफॉर आपके पास में x जो होगा वो 19% होगा। तो डेफिनेटली ये वाला कितना होगा? 100 माइनस 19 यानी कि 81% कंपोजिशन ये वाले बोरॉन का होगा। समझ में आया? क्वेश्चन करते आया? क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी? चलिए, तो एवरेज एटॉमिक मास सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट आप और मैं इस्तेमाल करेंगे, हमारे मॉलिक्यूलर मास की यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो वही इस्तेमाल करेंगे AMU या U, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है या यूनिफाइड मास बोला जाता है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? इट इज द सम ऑफ मास ऑफ all the atoms
which is present in the molecule, जो आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जो आप लोगों के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई? कोई परेशानी? चलो अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज? तो सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो चलिए ग्लूकोज का मास निकालते हैं। आपके पास में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं, और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। कार्बन के एटम है अपने पास में 6, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम अपने पास में 12। हाइड्रोजन के एक एटम का मास हम लोग लेते हैं 1 AMU अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स में चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन के आपके पास में 6 एटम्स हैं और एक एटम का मास है 16 AMU। तो अब आप इसका सम करेंगे तो क्या होगा? 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल हो जाएगा 180 AMU। तो इस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग चाहें तो शुगर का निकाल लीजिए। शुगर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो यहां पर आपके पास में 12 कार्बन के एटम्स हैं और एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होता है। आपके पास में 22 हाइड्रोजन के एटम है, एक का मास 1 AMU होता है। आपके पास में 11 ऑक्सीजन के एटम है, एक का मास 16 AMU होता है। तो आपका जो टोटल हो जाएगा 342 AMU। ठीक है प्यारे प्यारे किडीज, मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है फॉर्म्यूला मास। अब इस बात को जरा समझने की ट्राई करना, ये वर्ड क्या है? एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर मास ही है, लेकिन क्या होता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, इट इज एप्लीकेबल टू अ मॉलिक्यूल, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ मॉलिक्यूल, जो आपको लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। सर समझा नहीं मैं, मुझे एक बात बताओ, आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा सॉलिड क्या होता है। आप बोलोगे सर सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसके सारे पार्टिकल एकदम पास पास चिपके हुए होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन जब आप इस सॉलिड को 3 डायमेंशनल तरीके से देखोगे तो इस सॉलिड के अंदर आपको ये जो गोल गोल पार्टिकल्स हैं ये ऐसे नहीं दिखते हैं। वो पार्टिकल्स आपको 2 डायमेंशनल की जगह जब आप इन पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल तरीके से देखोगे तो ये 4 पार्टिकल आपको फ्रंट के नजर आ रहे हैं, और लेट से ये वाले पार्टिकल इनके फ्रंट में लगे हुए हैं, ये वाले पार्टिकल इनके फ्रंट में लगे। तो एक्चुअली आपको ये जो पार्टिकल हैं ये आपको इस तरीके से क्यूब के फॉर्म में दिखाई देंगे। ये पार्टिकल आपको इस तरीके से क्यूब के फॉर्म में नजर आएंगे। ये देखो, ये देखो। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब यहां पर आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस प्रकार एक क्यूब बनाते हुए नजर आएंगे। ये देखो, ये आपको इस तरीके से जैसे क्यूब बनाते नजर आएंगे। एक पार्टिकल यहां है ये वाला, तो एक पार्टिकल यहां है ये वाला। ये आपको समझाने के लिए दोनों पार्टिकल दूर दूर रखें, असलियत में दोनों पार्टिकल ऐसे चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास, क्लोजली एसोसिएटेड। समझ में आ रही बात आपको? तो बात ये होती है कि जब आप एक नमक के स्ट्रक्चर को, जब आप एक सॉल्ट के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वो कैसा नजर आता है? वो ऐसा नजर आता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब बात यह हो जाती है कि कौन सा Cl
कौन से Na से कनेक्टेड है, ये दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। कौन सा Na कौन से Cl से कनेक्टेड है, आप बता सकते हो क्या? अगर मैं Cl के लिए आपसे सवाल पूछूं कि आप बताओ ये Cl किस Na का है, आप बोलोगे सर ऊपर वाले का है, तो बोलूंगा क्यों, नीचे वाले ने कीड़ा काटा क्या तुमको ये वाले ने कीड़ा काटा क्या, तुमको ये वाले ने कीड़ा काटा क्या? तो आप खुद इस चीज को समझो। और ये तो 2D है, इस क्लोरीन के सामने की तरफ भी एक सोडियम होगा और इस क्लोरीन के पीछे की तरफ भी एक सोडियम होगा। मतलब इस एक अकेले क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेर रखा है। वैसे ही इस एक अकेले सोडियम को 1 2 3 4, फिर एक सोडियम के आगे की तरफ एक सोडियम होगा, एक सोडियम के पीछे की तरफ होगा, इसको भी 6 ने घेर रखा है। मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर कई ऐसे सॉलिड्स होते हैं, कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल किसका है। मतलब एक अगर मैं पूछूं कि भैया आप मुझे बताओ एक NaCl का मॉलिक्यूल कहां है, तो आप क्या ढूंढ पाओगे? ये आपके लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहां पर हम लोग बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे केसेस में जहां पर आप लोगों के लिए मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली पकड़ना या इंडिविजुअली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वहां फिर फॉर्मूला मास का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये रहा आपका एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये रहा आपका एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल देख सकते हो आप लोग। लेकिन सॉलिड के अंदर आप लोगों के लिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल देखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन आयोनिक सॉलिड्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इन सम सॉलिड्स specially ionic solids, we cannot simply obtain a molecule, हम लोग सिंपली एक मॉलिक्यूल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। therefore formula mass is used। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास ही है, एग्जैक्टली वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर इस NaCl का इतना बड़ा ब्लॉक नहीं लेंगे, हम कभी भी इतने बड़े टुकड़े का मास नहीं निकालेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, therefore we consider the molecular formula, therefore we consider the formula और कंपोजिशन। और इसका फॉर्मूला या इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है Na और Cl। मतलब कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेर रखा है और एक क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेर रखा है। मतलब एक क्लोरीन पर 6 सोडियम है और 6 सोडियम पर एक सोडियम पे 6 क्लोरीन है और एक क्लोरीन पर 6 सोडियम है, यानी 6:6 का रेशो। यानी देयरफॉर NaCl इस दुनिया में हमेशा NaCl के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो NaCl क्या मॉलिक्यूल है? नहीं, ये फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला रख लिया एंड नाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले का मास निकालेंगे, ना कि इस मॉलिक्यूल का। मतलब ये जो फॉर्मूला मास है ये कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले का मास जोड़ा गया है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो में आप एक्चुअली एक एग्जैक्टली मॉलिक्यूल का मास जोड़ते हो। तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, सो टोटल हो गया 58.5 AMU। ये हो गया आपका इसका मास। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। ठीक है, चलिए तो अब इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। अब आप लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे कब? हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि सैटरडे को। और उस दिन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट बहुत मस्त होने वाला है, बहुत डिटेल में होने वाला है, बहुत मजे से हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी सैटरडे को। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक स्प्रेड करना। बाय बाय।